नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन के इस खास कार्यक्रम में मैं ऋतु आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह हम आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं आज क्या है इसमें खास। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूनम। शुरुआत सबसे पहले मुख्य समाचार से। समेकित कृषि प्रणाली टिकाऊ खेती का जरिया, ढैंचा मुफ्त उर्वरक पाने का आसान तरीका, HKI 193 और 163 मक्का के उन्नत प्रभेद। जलवायु परिवर्तन के साथ अनियमित और अनियंत्रित वर्षा की वजह से परंपरागत खेती प्रायः चुनौतियों से भरी होती है। ऐसे में किसान अगर समेकित खेती को अपनाए तो किसान और किसानी दोनों सलामत रह जाएगी। समेकित कृषि प्रणाली खेती की आधुनिक तकनीक है। हमारे प्रधानमंत्री भी देश के किसानों से समेकित खेती को अपनाने की सलाह और सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। समेकित खेती में मुख्य फसल के साथ साथ मशरूम उत्पादन, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सब्जी फल उत्पादन भी किया जाता है। इससे किसान की किसी एक ही फसल पर निर्भरता कम हो जाती है और किसान के घाटे की संभावना भी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे घाटे की खेती मुनाफे की खेती की ओर बढ़ जाती है। समेकित खेती की दूसरी खासियत यह भी है कि इसमें खेती का एक घटक दूसरे घटक को सहयोग कर देता है। जैसे तालाब में मछली पालन और बत्तख पालन साथ साथ करने से बत्तख तालाब की गंदगी को खाकर उसकी सफाई कर देते हैं। बत्तखों के पानी में तैरने से तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जो मछलियों के बढ़वार के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा मछलियों के आहार की लागत में 70% की कमी हो जाती है और यहीं से किसान का मुनाफा शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में लाल मकड़ी कीट का प्रयोग प्रायः देखा जाता है। खासा बरसात के बाद इन कीटों का आक्रमण काफी बढ़ जाता है। इससे भिंडी के प्रभावित पौधे में पत्तियां मुड़ जाती है और कप का आकार ले लेती हैं। इससे भिंडी की फसल को बचाने के लिए किसान भाइयों को ओमाइट दवा का व्यवहार करना चाहिए। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के किसान प्रभु दयाल से, जो पिछले 2 वर्षों से लाल भिंडी की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। जैसे शिमला मिर्च ने हरा के साथ लाल और पीला रंग भी ओढ़ लिया, उसी तरह भिंडी भी हरा के अलावा अब लाल रंग में भी उपजाई जा रही है। यह लाल भिंडी कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। उपज का तरीका वही है जो हरी भिंडी का है, लेकिन बाजार मांग और दाम हरी भिंडी के मुकाबले लाल भिंडी की ज्यादा है। वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के किसान प्रभु दयाल सिंह 2 वर्षों से लाल भिंडी उपजा रहे हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। किसान भाइयों, अभी खरीफ फसल की तैयारी का उपयुक्त समय है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक धान की रोपनी नहीं की है, वे खेत में रोपनी से पहले हरी खाद यानी ढैंचा की खेती पहले कर ले। कृषि में नई तकनीकों के बीच आज भी एक पुराना तरीका खूब काम आता है और वह है ढैंचा के जरिए हरी खाद बनाने का तरीका। दलहनी फसल लगाने से पहले खेत में ढैंचा बोने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इससे खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और पौधों का पोषण मिलता है। यह प्राकृतिक खाद का काम करती है और इसमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम होता है। अगर अभी किसान भाई धान रोपाई से पहले खेत में ढैंचा की खेती कर लें तो धान की फसल काफ़ी अच्छी होगी। रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे खेती की लागत घटेगी और चावल की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। मक्का को पूरे विश्व में खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक है। अगर हमारे किसान भाई उन्नत प्रभेदों में शुद्ध एवं प्रमाणित बीज से मक्का की खेती करें तो यह रानी फसल किसानों को राजा बना सकती है। कृषि वैज्ञानिक HKI 193 और 163, BMI 6 और 7, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न को मक्का के उन्नत प्रभेद मानते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर।
मंडी भाव में आज हम आपको बताते हैं राजधानी पटना के बाकरगंज अनाज मंडी में चावल और गेहूं के ताजा भाव। लोकल गेहूं 3,600 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि भागलपुरी बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मॉनसून की सक्रियता में उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा, जिससे राज्य में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी आपने देखा कृषि समाचार। अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। आप हमारे साथ बने रहिए। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जल का बहुआयामी उपयोग एक प्राकृतिक संसाधन के साथ संबंधित है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि में बहुत महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में अपने विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षा का मौसम है और हमारे बिहार के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के प्रभाव से खेती नहीं हो पाती है। किसान उसको अभिशाप समझिए कि इंद्र का अभिशाप समझते हैं कि अब हमारी खेत में पानी अधिक हो गई, कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन उस अभिशाप को वरदान बनाने की भी हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की है। किस तरह से अधिक पानी का उपयोग किया जाए, मतलब जल का बहुआयामी उपयोग क्या हो सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय मौजूद हैं, जो हेड हैं ICR के। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, जल का बहुआयामी उपयोग, चूँकि जल अपने आप में हमारे बिहार में एक समस्या है सर। जब अत्यधिक वृष्टि होती है या नेपाल पानी छोड़ता है, तब खास करके उत्तर बिहार जो हमारा कोसी गंडक क्षेत्र है, तो उस स्थिति में जब जल अधिक हो जाए खेतों में हमारे, जब ज़्यादा पानी बढ़ जाए, तो क्या बहुआयामी उपयोग उसका किस तरीके से कैसे होना चाहिए सर? देखिए, जल के बहुआयामी उपयोग से तात्पर्य यह है कि जल का एक से ज़्यादा बार उपयोग किया जाए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई अधिक जलमग्नता के कारण परेशान हो जाते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जहाँ निचली ज़मीन है, जहाँ पर जल लगातार लग जाता है, वहाँ पर अगर हम एक तालाब नुमा बनाकर के एक संरचना बनाकर, तालाब नुमा संरचना बनाकर अगर हम उसमें मछली पालें और साथ ही साथ उसके मेड़ पर हम विभिन्न फलों और सब्जियां जैसे अमरूद, केला, पपीता, आम इत्यादि लगाएं और साथ में सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी, करेला इत्यादि लगाते हैं, तो उससे जल की उत्पादकता बढ़ सकती है और जल का बहुआयामी उपयोग हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम उस तालाब में मछलियों के साथ साथ बत्तख और मुर्गी डाल देते हैं, तो बत्तख और मुर्गी का जो अपशिष्ट होता है वो मछलियों को खाद्य पदार्थ के रूप में मिलता है और मछलियों को जो अपशिष्ट है वो जल की न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषक तत्वों को बढ़ाता है और इस जल से जब फलों या सब्जियों वाली फसलों का
या खाद्यान्न वाली फसलों का सिंचाई की जाती है तो उसमें हमें कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जल मछलियों के अवशिष्ट से पहले ही पोषण तत्व उसमें मिल चुके हैं। तब सर इसमें हम एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो तालाब बनती है आमतौर पर जो किसान बनाते हैं वो अपने खेतों में 4-5 फीट छोड़ते हैं, बाकी तालाब खोद के बना लेते हैं। तो इस तरह का तालाब बने, खास करके जैसा कि आपने बताया कि उसमें मेड़ों पे उसके अमरूद हों, केले हो, तो चौड़ी मेड़ होनी चाहिए, ज़्यादा ज़मीन छोड़ना चाहिए। क्या इस तरह का बनावट होना चाहिए सर? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जल के बहुआयामी उपयोग के लिए ये आवश्यक है कि हमें तालाब की संरचना में भी सुधार करना चाहिए। उसकी जो मेड़ है उसको थोड़ा चौड़ा करें ताकि उस पर हम सब्जियां, फल या जो हमारी दलहनी तिलहनी फसलें हैं उनको अगर हम ले सकते हैं तो उससे हमारे, क्योंकि हम जल का एक से ज़्यादा बार उपयोग करना चाहते हैं, सिंचाई में भी और मछली पालन में भी, बत्तख पालन में भी, मुर्गी पालन में भी। तो अगर एक से ज़्यादा उपयोग होगा तो नेचुरली उसका जो है उत्पादन, कुल आय भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। एक तो तालाब का जल है या बाढ़ का पानी जो है वो, और दूसरा बोरिंग का पानी सर। तो बोरिंग का पानी को भी हम यूज कर रहे हैं। इसमें जब न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात आती है तो निश्चित रूप से जो बाकी हमारे बाहरी पानी है जो वर्षा से आए हैं या तालाब में है, जहाँ वर्षा से ही आए हैं, तो उसमें और इसमें उसके दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यू में कितना अंतर होता है? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर एक है, वैसे ही वर्षा का जल भी एकमात्र जल का स्रोत है जो जहाँ पर आता है उसी का वो आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर वो सतह पर आता है तो सतही जल बन जाता है, नहर में जाता है तो नहरीय जल बन जाता है, भूगर्भ में समाहित हो जाता है तो भूगर्भीय जल बन जाता है। तो ये निर्भर करता है कि वो कहाँ पर अवस्थित है, उसी के हिसाब से उसकी गुणवत्ता होती है। जहाँ तक मैं इस जल के बहुआयामी उपयोग द्वारा मैं मछली का कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, अगर इसके बारे में बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम जल को 15 दिन के अंतर पर अगर हम निकाल सकते हैं तो हम इसमें जो जीरा होता है वो 50,000 प्रति हेक्टेयर तक डाल सकते हैं। जनरली 10,000 प्रति हेक्टेयर डाला जा सकता है, डाला जाता है, जो लोगों की अनुभव है, प्रैक्टिस है, किसान भाई हमारे करते हैं। लेकिन अगर जल को हम कई बार 15 दिन या 1 महीने के अंतर पर 50% इसका खाली कर दें तो हम 50,000 जीरा प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। इससे हमारा उत्पादन जो 2 टन प्रति हेक्टेयर होता है वो 10 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ सकता है, अर्थात 5 गुना तक उत्पादन हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम पानी को 15 दिन बाद या 1 महीने बाद अपने पॉन्ड से लगभग 50% तक पानी खाली कर दें और उससे हम अपनी फसलों का या हम अपने जो आम या ये केला या अमरूद या पपीता, इनकी अगर सब पटवन करते हैं और 50% हम तालाब खाली कर देते हैं तो उससे हम न केवल जो अतिरिक्त आय हमें इससे मिल रही है, अमरूद, केला, पपीता से मिल रही है और सब्जियों से मिल रही है, साथ ही साथ हमारी मछली का उत्पादन भी बढ़ जा रहा है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम जल को नहीं निकाल सकते तो इसको अभिशाप मत समझिए। हम इस जल का बहुआयामी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि संभव ना हो जल निकास, भंडारण का करो प्रयास, मछली, मुर्गी, बत्तख पालन, इससे होगा ग्राम्य विकास। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि किस तरह से हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ ने वो जो कहा वो सचमुच अपने आप में अद्भुत है। और आप एक छोटा सा प्रयास करें, आपकी आमदनी निश्चित रूप से दोगुनी होगी। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि जल का प्रयोग हम किस विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर।
बरसाती भिंडी, भिंडी या ओखरा भी कहा जाता है, कृषि में एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती का समय है बरसाती मॉनसून के टाइम, और इसके बारे में खेती और रखरखाव हम किस प्रकार करें, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी जी से। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मनीष कुमार। जैसा कि अभी सब्जियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी सब्जियों की खेती की जाती है। हम जानेंगे आज कि अगर हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहें तो वो किन किन विधियों का पालन करेंगे और बिहार में इसकी क्या संभावनाएं हैं और इससे किसान कितना लाभ कमा सकते हैं। तो इस पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी, जो कि सब्जी वैज्ञानिक हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में। तो सबसे पहले उनसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, हमारे किसान भाई, जैसा कि अभी सब्जी का खेती का मौसम है, बरसात चल रहा है, तो हमारे किसान भाई इसमें अगर भिंडी की खेती करना चाहें तो सबसे पहले सर उनके लिए हम ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि क्या संभावनाएं हैं भिंडी की खेती की, पूरे बिहार की बात करें तो। जहाँ तक बिहार राज्य की बात है तो बिहार राज्य जो है वो भारत में भिंडी उत्पादन में तृतीय स्थान रखता है, और अगर हम देखें तो गुजरात और पश्चिम बंगाल वो हमसे आगे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार में पहले से भिंडी की खेती काफ़ी की जा रही है, लेकिन अभी भी उसकी खेती की प्रबल संभावना है। हम अच्छी किस्मों का विकास भी हम लोग कर ही रहे हैं साथ में। तो इस तरह से भिंडी के क्षेत्र के साथ साथ उसकी पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। साथ में रोग रोधी प्रजातियों को अपनाकर हम उसकी पैदावार और गुणवत्ता दोनों को बढ़ा सकते हैं। भिंडी की खेती करने के लिए अगर ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहली बात आती है, किसान ये सोचते हैं कि भाई इससे हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, है ना। तो कितने फ़ायदे हो सकते हैं किसान को भिंडी की खेती करके? जहाँ तक भिंडी की खेती की बात है तो भिंडी की खेती से किसानों को तो फ़ायदा हो सकता है, साथ में जो कंज्यूमर जो खाते हैं उपभोक्ता उनको भी फ़ायदा है। किसान भाई अगर समझे तो प्रति हेक्टेयर जो है वो अगर उन्नतशील संकर प्रजातियों का चुनाव करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 150 से 160 क्विंटल जो है भिंडी का उत्पादन कर सकते हैं। और सामान्यतः भिंडी का जो मार्केट जो अभी रेट चल रहा है वो 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार से हम अगर देखें तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ हम इसका आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो उपभोक्ता भाई हैं वो इसका सेवन करके प्रचुर मात्रा में इसमें फाइबर पाया जाता है, जो रेशा है, जो कि हमारे पाचन उपापचय के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो शारीरिक संरचना के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो भिंडी में 2% तक प्रोटीन भी पाया जाता है। भिंडी की खेती में देखा जाए तो किस्मों का चयन ये बहुत ही मायने रखता है किसी भी खेती में। तो किस तरह से किस्मों का चयन किया जाए इस मौसम के लिए, खासकर बरसात के लिए, ताकि उत्पादन अधिक मिल सके? जहाँ तक भिंडी की किस्मों की बात है तो भिंडी की बहुत सी किस्मों का विकास समय के साथ किया गया है, और इस दिशा में अगर देखा जाए तो बरसात में जो भिंडी का किस्मों का चुनाव करना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी किस्म हो, क्योंकि बरसात के मौसम में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और पीत सिरा जो मोज़ेक वायरस है भिंडी में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, विषाणु जनित रोग है, वो आ जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी बरसात के लिए किस्मों का चुनाव करें वो इस रोग के प्रति सहनशील हो, इसके प्रति प्रतिरोधी हो। तो इसमें जैसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किस्मों का विकास किया गया है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। काशी क्रांति आई है, साथ में लाल रंग की भिंडी है, काशी लालिमा, किसान भाई लाल रंग की भिंडी की खेती करना चाहते हैं। और इसके अलावा और भी कई जो है संकर किस्मों का विकास किया गया है। और साथ में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर में है उसके द्वारा अर्का अनामिका और अर्का अभय जैसी किस्में हैं, जो भी कि आज भी वो काफ़ी जो है इसके प्रति प्रतिरोधी हैं, इस रोग के प्रति। तो किसान भाई जो भी किस्मों का चुनाव करें, ध्यान रखें, कोशिश करें संकर किस्मों का चुनाव करें, किसी मान्यता प्राप्त दुकान से या संस्थान से ही उसको लें। और साथ में वो जो है जो पीला सिरा रोग विषाणु है उसके प्रति वो रोग जरूर से ही उसके प्रति वो किस्म सहनशील होनी चाहिए, उसी किस्मों का यहाँ पे चुनाव करें। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि किस तरह से खेती करनी चाहिए, और भी कुछ अपना तरफ से संदेश देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? बिल्कुल, किसान
किसान भाइयों को ये संदेश देना है कि भिंडी में जब भी बरसात की भिंडी की खेती करें तो आप लोग उसमें खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि बरसाती भिंडी में सिंचाई की समस्या तो नहीं आती, जल निकास और खरपतवार की समस्या आती है। तो जल निकास के लिए मैंने बताया कि मेड़ पर ही इसकी बुआई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे पेंडीमेथलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंडीमेथलिन जो है 3.3 लीटर दवा जो है उसको प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करते हैं। बीज की बुआई के तुरंत बाद हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इससे जो है खरपतवार शुरू में उगते नहीं और फिर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार हाथ से निकाई गुड़ाई और खरपतवारों को निकालना पड़ता है। शुरुआती अवस्था में अगर आपकी फसल बची रहती है तो निश्चित तौर पर वह अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हो पाएगी। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत सी अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। तो हमें और हमारे कृषि दर्शन की इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So,
As the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.